हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 25 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बिहार के पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। तो ये लोकेशन जरूर आपको याद रखना है कि कहां पर यह संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, ये जो गिद्ध है यानी लाल सिर वाले जो गिद्ध हैं, इन्हें एशियन किंग वल्चर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रजाति के गिद्धों को 2007 में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया था। और दोस्तों, ये जो प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, इसे जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र नाम दिया गया है। यहां पर बात आई है IUCN की, तो इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोला जाता है। इसका निर्माण प्रकृति को संरक्षित करने के लिए किया गया है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। IUCN का कई बार मुख्यालय पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, IUCN की रेड लिस्ट में उन जानवरों और पौधों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम बची होती है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में MotoGP भारत के 2025 का संस्करण आयोजित किया जाएगा। 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की आरती को किंग चार्ल्स तृतीय ने अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य अभी हाल ही में बना था। SJVN के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां खोला जाएगा या कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये गोंडा में स्थापित किया जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स भी आप नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा JP नड्डा। तो JP नड्डा को अभी हाल ही में राज्यसभा का सदन का नेता बनाया गया है। देखिए, लोकसभा में सदन के नेता कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और राज्यसभा में सदन के नेता कौन बन गए हैं अब? JP नड्डा। तो जिसकी सरकार होती है उसी का एक व्यक्ति जो है वो सदन का नेता बनता है। तो लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं और राज्यसभा में कौन हो जाएंगे सदन के नेता? वो हो जाएंगे JP नड्डा। देखिए, यहां पर बात आई है राजनाथ सिंह की। तो राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। तो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। इससे पहले राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे? पीयूष गोयल। JP नड्डा 2 अप्रैल 2024 को राज्यसभा के सदस्य बने थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा को हमारी संसद का ऊपरी सदन या अपर हाउस बोला जाता है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं
उन्हें जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, बल्कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, यानी जो विधायक चुने गए हैं, इन विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, लेकिन वर्तमान में यह संख्या कितनी है? 245। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। राज्यसभा में SC और ST के लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। राज्यसभा को स्थायी सदन बोला जाता है क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। यानी जो व्यक्ति हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति भी होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा कोझीकोड। तो कोझीकोड को अभी हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो बेंगलुरु की बात आई है तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में की जाएगी। चेन्नई की बात आई है तो 2023 में भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर कौन रहा है? चेन्नई रहा है। बेगूसराय जो कि बिहार राज्य में स्थित है, तो इसे 2023 के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में टॉप स्थान प्राप्त हुआ था, यानी सबसे ऊपर कौन था? बेगूसराय। और ये रिपोर्ट किसने जारी की थी? IQ ईयर नामक संस्था ने। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो जो कोझीकोड है यह किस राज्य में है? केरल राज्य में है। इसे पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था, जहां पर 1498 में वास्को डी गामा आया था। तो अभी इसी शहर को यूनेस्को के द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता दी गई है। 2023 में इसी शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया था। देखिए, 23 जून को कोझीकोड को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, यानी कि साहित्य शहर घोषित किया गया है। इसलिए केरल सरकार के द्वारा कोझीकोड में 23 जून को साहित्य का शहर दिवस मनाने की घोषणा की गई है। यानी कि अब कोझीकोड शहर में हर साल 23 जून को साहित्य का शहर दिवस मनाया जाएगा। कोझीकोड की लोकेशन आप केरल के मैप में देख सकते हैं। ये है कोझीकोड और ये है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है। यूनेस्को से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नॉमिनेट किया है। बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों के रूप में अभी हाल ही में मान्यता प्रदान की गई है। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कुछ समय पहले शामिल किया गया था। 2023 में यूनेस्को ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ग्वालियर को संगीत का शहर और कोझीकोड को साहित्य का शहर घोषित किया था। कर्नाटक के होयसला मंदिर को 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था 2023 में। और 2023 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 2023 में मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने करोड़पति निकलकर दूसरे देशों में बस सकते हैं? आंसर हो जाएगा 4300। तो अभी हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स नामक संस्था के द्वारा एक प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि 2024 में भारत से लगभग 4300 करोड़पति बाहर निकल सकते हैं और वो दूसरे देशों में बस सकते हैं। तो अगर हम टॉप 10 देशों की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर रखा गया है। और भारत के जो ज़्यादातर करोड़पति हैं वो किस देश में जा रहे हैं? तो याद रखिएगा कि वो UAE में जा रहे हैं। अगर हम पिछले सालों की बात करें तो 2022 में
7,000 करोड़पतियों ने भारत को छोड़ा था। 2023 में 5100 करोड़पतियों ने भारत को छोड़ा था। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के टॉप 10 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर है चाइना। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चाइना के 15,200 करोड़पति 2024 में चाइना को छोड़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन, तीसरे पर भारत, चौथे पर साउथ कोरिया है, पांचवें पर रसिया, छठे पर ब्राजील, सातवें पर साउथ अफ्रीका है, आठवें पर ताइवान, नौवें पर नाइजीरिया और 10वें पर है वियतनाम। तो ये टॉप 10 देश भी आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में जारी की गई कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और रैंकिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने पिछले दिनों काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट और रैंकिंग को डिस्कस किया हुआ है। अब हम कुछ अलग रिपोर्ट और रैंकिंग डिस्कस करेंगे जो कि 2024 में जारी की गई हैं। जैसे लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया था विश्व बैंक के द्वारा 2023 के लिए। तो इसमें भारत का 38वां स्थान और पहला स्थान सिंगापुर का रहा है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? लंदन। बेंगलुरु का इस रैंकिंग में 6वां स्थान और पुणे का 7वां स्थान रहा है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का 10वां और पहला स्थान रसिया का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीए के पुनर्गठन पर सरकारी समिति नियुक्त की गई है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। तो दोस्तों कुछ समय से आप एनटीए के बारे में सुन रहे होंगे, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में सुन रहे होंगे कि जो पेपर लीक की घटनाएं हैं उसने एनटीए पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। तो अब इस प्रकार से एनटीए का पुनर्गठन किया जाना है, तो उसके लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है और उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन को चुना गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन कौन है? तो वह इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अलावा प्रोफेसर वी.जे. राव, प्रोफेसर राममूर्ति के, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पंकज बंसल, प्रोफेसर आदित्य मित्तल और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल को शामिल किया गया है। यानी कि ये सभी सदस्य हो जाएंगे और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? के राधाकृष्णन। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना नवंबर 2017 में की गई थी और यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी है और इसका काम होता है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाना और जो स्कॉलरशिप से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनका आयोजन भी किसके द्वारा करवाया जाता है? एनटीए के द्वारा करवाया जाता है। हाल ही में कुछ और समितियों का गठन किया गया है, तो चलिए उनके अध्यक्ष भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए एक समिति का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? आर.के. गोयल बने हैं। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए जो समिति बनाई गई है उसकी अध्यक्ष कौन बनी है? गीता मित्तल बनी है। एक देश एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद जी। संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन है? अनीश दयाल सिंह। चीता परियोजना के देखरेख के लिए जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष कौन है? ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में भारतीय AFMS अधिकारियों ने कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 32 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में फ्रांस में 2024 के विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों का आयोजन किया गया है। तो इसमें भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अधिकारियों ने 32 मेडल जीते हैं, जिसमें 19 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आपको याद रखना है कि विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों का जो पहला आयोजन है ये 1978 में किया गया था। इसमें लगभग 50 देश शामिल होते हैं और लगभग 2500 प्रतिभागी यानी एथलीट इसमें शामिल होते हैं। आपको याद रखना है कि 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन कोलंबिया में किया गया था और 2024 में इसका आयोजन या इसका जो 43वां संस्करण था ये फ्रांस में आयोजित किया गया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, तो वह T20 विश्व कप में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं। पावो नूर्मी गेम्स 2024 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब मलेशिया के ली जीजिया ने जीता है। श्रुति बोरा ने घुड़सवारी में अभी हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स
अपने नाम किया है और वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTT यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो उनका नाम है श्रीजा अकुला। तो भारत की टेबल टेनिस प्लेयर है श्रीजा अकुला। तो उन्होंने WTT कंटेंडर एकल का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर बात आई है पूजा तोमर की। तो पूजा तोमर का संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो उन्होंने अभी हाल ही में UFC फाइट को जीता है और वो UFC फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दीपा कर्माकर जो कि एक भारतीय जिम्नास्ट हैं, तो उन्होंने एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है और वो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक 2024 जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो जो श्रीजा अकुला हैं ये टेबल टेनिस से रिलेटेड प्लेयर हैं। इनका संबंध हैदराबाद से है। तो इन्होंने अभी हाल ही में WTT कंटेंडर लागोस 2024 प्रतियोगिता को जीता है। तो इन्होंने महिला एकल का खिताब भी जीता है और युगल का खिताब भी जीता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और ये जो WTT कंटेंडर लागोस 2024 प्रतियोगिता है, इसका आयोजन नाइजीरिया के लागोस शहर में किया गया था। आपको याद रखना है कि श्रीजा अकुला पहले ही 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। बात करते हैं WTT की यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस की। तो इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। इसका काम होता है पुरुषों और महिलाओं के लिए टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में अभी हाल ही में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और यह प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रक्रिया है, इसमें कोयले को दहनशील गैसों में बदला जाता है, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन गैसों में बदला जाता है कोयले को। तो इस प्रक्रिया को अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रक्रिया बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोयला की बात आई है तो हम जानते हैं कि कोयला का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किन राज्यों में किया जाता है। तो पहले स्थान पर है झारखंड, दूसरे पर ओडिशा, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर पश्चिम बंगाल, पांचवें पर मध्य प्रदेश, छठे पर तेलंगाना, सातवें पर महाराष्ट्र, आठवें पर बिहार, नौवें पर आंध्र प्रदेश और 10वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों में कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में SBOM उपग्रह चाइना और किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस और चाइना ने मिलकर अभी हाल ही में SBOM उपग्रह लॉन्च किया है। SBOM का मतलब क्या है? स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो चाइना और फ्रांस ने मिलकर के कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? SBOM उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह को तारों के सबसे दूर के विस्फोट का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी इस उपग्रह के माध्यम से जो तारों में विस्फोट होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसको किस देश से लॉन्च किया गया था? चाइना से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इस उपग्रह में 4 उपकरण लगे हुए हैं, जिसमें से 2 फ्रांस के उपकरण हैं और 2 चाइना के उपकरण हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत और फ्रांस के द्वारा पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान ने चाइना की मदद से अंतरिक्ष में पाक-सैट MM फर्स्ट उपग्रह अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ईरान ने रूस से पार्स फर्स्ट उपग्रह को अभी हाल ही में लॉन्च किया था। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL के द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह जिसका नाम है TSAT फर्स्ट A अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इसरो के द्वारा मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए इनसैट 3DS उपग्रह अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया है
और 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया है और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है। तो ये दिवस भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 24 जून को मनाया जाता है और इस दिवस के दौरान उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जिनकी कूटनीति और जिनके निर्णयों से काफी बदलाव आया है। तो ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया गया है। 2 जून को इटली का गणतंत्र दिवस और तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया गया है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे, 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को विश्व संगीत दिवस और 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला। केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया है। इसमें व्यक्ति को न्यूनतम कितने दिन का कारावास हो सकता है? 3 वर्ष। भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू हुई है? बांग्लादेश। अयन्ना पत्रोडू चिंता कयाला किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? आंध्र प्रदेश। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम हाल ही में किस एयरपोर्ट में लॉन्च किया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। किस देश ने फिलिस्तीन को ऑफिशियली तौर पर अभी हाल ही में मान्यता दी है? आर्मेनिया। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 29। 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कॉन्च पुरस्कार किसने जीता है? गोल्डन थ्रेड ने जीता है। T20 क्रिकेट में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? पैट कमिंस बने हैं। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करेंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रेमचंद्र की गोदान और गबन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि और संजय बारू की रचना है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो ये सभी पुस्तकें आप नोट कर लीजिएगा। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। राज्यसभा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो ये ईरान देश में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ईरान बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।